सामने मौर्य वंश के 3 शासक आते हैं। एक तो रहता है आपके चंद्रगुप्त मौर्य, एक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और एक बिंदुसार का पुत्र अशोक। 3 ही प्रमुख रूप से है। बाकी क्वेश्चन तो एक ये भी आता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। हाँ, ठीक है। तो प्रमुख रूप से मौर्य वंश के जिन शासकों के बारे में हमें पढ़ना है वो आपके सामने चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है और सम्राट अशोक है। ठीक है, चलिए तो शुरू करें फिर। मौर्य वंश देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और सारे मौर्य वंश के जो क्वेश्चन हैं वो पुराने एग्जामों के अंदर आ रखे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आपके सामने, देवनाम देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? हर्ष को, सम्राट अशोक, कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? यानी कि यहां आपसे पूछा जा रहा है कि देवनाम प्रिय जो नाम दिया गया था वो किसे दिया गया? हर्ष को, सम्राट अशोक है या फिर कनिष्क है या चंद्रगुप्त मौर्य? बताइए बताइएगा। देखिएगा, एक तो नाम आपके सामने ये आता है देवनाम प्रिय, एक नाम आता है प्रियदर्शी, प्रियदर्शी ये भी नाम मिलता है उस शासक का। ठीक है, एक है बुद्ध साक्य, ये 3 नाम भी उसी शासक के हैं। तो आप कहेंगे सर सम्राट अशोक का जो नाम है वही आप पढ़ते हैं अक्सर, देवनाम प्रिय पूछे आपको या फिर प्रियदर्शी पूछे या आपको बुद्ध सांख्य पूछे, याद रखिएगा। ठीक है, नाम से रिलेटेड यदि सम्राट अशोक से कोई क्वेश्चन बनता है तो यहां उपनाम से यही बनेगा और इसके अलावा यह बनता है कि अशोक नाम का उल्लेख कौन से अभिलेख में है। यदि ऐसे वन लाइनर पूछा जाए तो आपको याद रखना है रुद्रदामन अभिलेख। इस अभिलेख के अंदर सम्राट अशोक का नाम जो है वो अशोक ही मिलता है। हाँ, तो यहां पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर निकालने वाला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक या फिर बिंदुसार? यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया था किसने? देखिएगा, बात है आपको पता हो तो 1305 ईस्वी की। 1305 ईस्वी के चंद्रगुप्त मौर्य और वर्सेज याद रखिएगा 1305 ईस्वी, क्या 1305 बीसी है भाई, ईसा पूर्वी। 1305 बीसी के अंदर एक युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य। सेल्यूकस निकटर नाम सुना होगा आपने, और ये यूनान का था, जहां पर अंतिम रूप से विजय होते हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और सेल्यूकस निकटर कहां का था? यूनान का। तो याद रखिएगा यूनानियों को भारत से बाहर निकालने वाला जो शासक है वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य 305 बीसी के अंदर संघर्ष हुआ था। ठीक है, और इसके उपरांत तो आपको पता ही है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जिसका नाम है कार्नेलिया, कार्नेलिया आर वेडिंग टू चंद्रगुप्त, बस इनका विवाह हुआ और सेल्यूकस निकेटर ने अपने बहुत सारे स्थान चंद्रगुप्त मौर्य को देश के रूप में दे दिए थे। उसके बाद में तो समझौता हो गया। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने ए इज करेक्ट आंसर। अच्छा, एक यहां पर और भी बात याद रखिएगा कि कार्नेलिया, कार्नेलिया का ही दूसरा नाम है हेलेना। ये जो कार्नेलिया और चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह है
इसे याद रखिएगा, भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहा जाता है। भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह, भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाता है। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, यह भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? मौर्य काल के अंदर शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? उज्जैन, वल्लभी, नालंदा या तक्षशिला? तो आप कहेंगे सर मौर्य काल के अंदर शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र था, शिक्षा का केंद्र उज्जैन, वल्लभी, नालंदा या तक्षशिला, बताइएगा। बिल्कुल शाबाश, इस समय जो शिक्षा का केंद्र रहा है वो है आपके तक्षशिला। अच्छा, वर्तमान के अंदर याद रखिएगा, वर्तमान पाकिस्तान के इस्लामाबाद। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में याद रखिएगा तक्षशिला जो कि शिक्षा का केंद्र है। अच्छा, आप जानते होंगे कि इसी तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य रहे हैं कौन? कौटिल्य, या जिन्हें आप बोलते हैं चाणक्य, या जिन्हें आप बोलते हैं विष्णुगुप्त, जो भी आप। तो कौटिल्य या फिर चाणक्य या विष्णुगुप्त यहीं के प्रसिद्ध आचार्य रहे हैं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर जो आंसर है वो हो जाएगा आपके सामने डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अशोक के जो शिलालेख हैं किस लिपि में खुदे हुए हैं? अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस लिपि में खुदे हुए हैं? मागधी, ब्राह्मी, पाली या देवनागरी लिपि? अब देखिए, अशोक के शिलालेख की लिपियों की यदि हम चर्चा करें तो अशोक के शिलालेख की लिपि, सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं यहां पूछा गया है किस लिपि में खुदे हुए? मागधी, ब्राह्मी, पाली या फिर देवनागरी, बताइएगा। तो आप कहेंगे सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं वो एक तो है खरोष्टी लिपि। आप कहेंगे सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। कोई नहीं, और भी तो है लिपि, जैसे आपने कभी नाम सुना होगा आर्माइक लिपि। आप कहेंगे सर ऑप्शन में तो ये भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, ब्राह्मी लिपि के अंदर भी अशोक के शिलालेख हैं। आप कहेंगे सर ये तो ऑप्शन में है, तो बस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बाकी आपको याद रखना है कि अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस लिपि के अंदर है, तो खरोष्टी लिपि में है, आर्माइक लिपि में है, और याद रखिएगा आर्माइक लिपि और ब्राह्मी लिपि में है। यहां पर ऑप्शन है आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर, ब्राह्मी लिपि, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे थे? कांसी में, पाटलिपुत्र में, उज्जैनी में या फिर स्वर्णबेलगोला, बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे थे? देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की हम चर्चा करते हैं तो आपको याद रखना है कि इन्होंने जो अपने अंतिम दिन हैं वो एक तो याद रखिएगा जैन संत हैं, नाम आपने सुना हो कभी, भद्रबाहु। जैन संत भद्रबाहु के साथ कहां चले गए थे? याद रखिएगा स्वर्णबेलगोला। और ये स्वर्णबेलगोला कहां पर है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में। यहीं पर तो मूर्ति बनी हुई है आपके बाहुबली की, बोले तो गोमटेश्वर या गौतमेश्वर मूर्ति। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन जो है वो कहां गुजारे थे? स्वर्णबेलगोला, जो कि कर्नाटक के अंदर है,
यहां पर ये चले गए थे जैन संत भद्रबाहु के साथ। अब अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से हमें और मिला। क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध निम्न में से किस धर्म से है, और फिर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है जैन धर्म, बुद्ध धर्म, इस प्रकार से। तो आपको याद रखना है कि जैन धर्म, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? कलिंग वर्तमान लोकेशन है ओडिशा, और यहां पूछा जा रहा है कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी क्या थी। देखिएगा, अशोक का कलिंग पर आक्रमण, अशोक का कलिंग पर जो आक्रमण हुआ है वो 261 बीसी में हुआ है, और उस समय ये जो कलिंग है इसकी राजधानी थी तोसली। याद रखिएगा, कौन सी राजधानी थी? तोसली। आप कहेंगे सर अब्रज शब्द है तोसाली। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? 261 बीसी के अंदर, याद रखिएगा, और इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तोसली। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कई बार ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, बीसी का मतलब समझ गए ना? बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्वी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? या फिर पूछने का एक तरीका यह भी है कि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन निम्न में से किस घटना के कारण हुआ? ऐसा भी पूछा जा सकता है। यहां पर यह पूछा गया है कि अशोक की जो प्रशासनिक नीति थी उसमें भारी परिवर्तन किस घटना से आया था। अब देखिएगा, सम्राट अशोक जब राजा बना था उस समय इनकी जो नीति थी, सम्राट अशोक की उस समय जो नीति थी वो भेरी घोष की नीति थी। लेकिन कहते हैं कि उसके बाद में हुआ था कलिंग। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 बीसी के अंदर, और कहते हैं कि उसी युद्ध के बाद में सम्राट अशोक की नीति बदल गई और बन गई धमघोष। भेरी से डायरेक्ट क्या बनी थी? धमघोष। तो पूछ भी यही रहा है कि सम्राट अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ है वो निम्न में से किस घटना के कारण है? याद रखिएगा, कलिंग युद्ध, और इसी युद्ध से सम्राट अशोक की जो प्रशासनिक नीति हुआ करती थी वो भी परिवर्तन हुई। भेरी घोष से डायरेक्ट आई थी धमघोष। धम आपने शब्द सुना है, बुद्ध, धम्म और संघ, बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, आपको पता हो तो। ठीक है, ये वही है। चलिए आगे चले। अगला देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। कलिंग के युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया है? यानी कि कलिंग युद्ध जो है उसका जो उल्लेख है वो कौन से रोक एडिक्ट में है? बोले तो कौन से शिलालेख में है? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। यहां इंग्लिश में दे दिया है रोक एडिक्ट, यानी कि कौन से शिलालेख में है। देखिएगा, कलिंग युद्ध 261 बीसी हमने चर्चा कर भी ली है। कलिंग ओडिशा हमने ये भी चर्चा कर ली है। कलिंग पूर्वी प्रांत ये भी हमने चर्चा कर ली है। कलिंग की राजधानी उस समय थी तोसली, हमने ये भी चर्चा कर ली है। पूछा यही जा रहा है कि ये जो कलिंग का युद्ध हुआ है 261 बीसी के अंदर, इसका जो उल्लेख है वो सम्राट अशोक के कौन से रोक एडिक्ट में है, कौन से शिलालेख में है? तो आप कहेंगे सर कलिंग युद्ध की जो जानकारी है, याद रखिएगा, वो 13वें शिलालेख में है। कौन से में है? याद रखिएगा 13वें शिलालेख में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके सामने है डी, रोक एडिक्ट 13। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है,
ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए, अगला है अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। सम्राट अशोक ने किस बौद्ध भिक्षुक या साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या बृहदत्त। याद रखिएगा, वैसे सम्राट अशोक का जो हृदय परिवर्तन है वो तो, या हृदय वितारक जो घटना रही है वो तो कलिंग है। दूसरा यह है कि सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, तो यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है, आप कहेंगे सब बौद्ध धर्म अपनाया। बस पूछ यही रहा है कि ये जो बौद्ध धर्म अपनाया है ये कौन से बौद्ध साधु से प्रभावित हुए थे, तो याद रखिएगा वह है उपगुप्त। कौन था? उपगुप्त। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। करंट अफेयर शुरू होगी जल्दी, अब कल परसों हम करंट ही लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन दो तरीके के बनते हैं। एक तो ये बनता है कि सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं वो कब पढ़े गए और किसने पढ़े थे। सम्राट अशोक, अच्छा वैसे आपको पता होगा हमारे इस इतिहास में दो ही ऐसे शासक हुए हैं जिनके नाम के आगे द ग्रेट लगता है। एक तो है सम्राट अशोक और एक है सम्राट अकबर। कोई भी व्यक्ति महान बना है उससे पहले, चाहे वो अकबर का जीवन काल पढ़ लीजिए आप या फिर सम्राट अशोक को, बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं हैं जिनको देखकर लगता नहीं है कि ये सम्राट, लेकिन जब ये सम्राट बनते हैं और जब ये अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं, बस वही हमारे लिए सीखने वाली बात है कि इतना बड़ा राजा जब अपना हृदय परिवर्तन कर सकता है तो विद्यार्थी पढ़ाई के लिए अपना हृदय परिवर्तन क्यों नहीं कर सकता। क्यों वो रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप की आदत नहीं छोड़ सकता जब सम्राट अशोक ने छोड़ दी थी। ये चीजें सीखने वाली होती है, लेकिन सीखते हैं कि ये सम्राट अशोक से पहले क्या थे। देखिए सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं ये कब पढ़े गए थे, तो याद रखिएगा 1837 में, और इनको पढ़ने वाला जो बंदा है वो है जेम्स प्रिंसेप्स, या फिर यहां पर जो ऑप्शन में है आपके जेम्स प्रिंसिप। ठीक है, यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा एक ऐसा भी इतिहासकार हुआ है जिन्होंने सम्राट अशोक के जीवनी को लिखने का कार्य किया था, वो है आपके सामने। ठीक है, वो है आपके सामने, याद रखिएगा। आपने नाम सुना है कभी डॉक्टर D.R. भंडारकर, एक इतिहासकार हुए हैं। इनके द्वारा सम्राट अशोक की जीवनी, ठीक है, तो याद रखिएगा इन शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का जो कार्य है वो 1837 के अंदर जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11, और क्या पूछा जा रहा है देखिएगा, लीजिए। पूछा जा रहा है अशोक ने इनमें से किस स्तंभ लेख में स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक ने ऐसा कौन सा स्तंभ लेख है जिसके अंदर ये कहा है या स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, बताइए। मास्की का लघु स्तंभ लेख, रुमदई स्तंभ लेख, भाबुर स्तंभ लेख या क्वीन स्तंभ लेख, बताइए। देखिए सम्राट अशोक ने जिस स्तंभ लेख के अंदर स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो है भाबरू शिलालेख। कौन सा है?
भाब्रू शिलालेख। और याद रखिएगा ये वही भाब्रू शिलालेख है जिसके अंदर हमें उल्लेख मिलता है कि सम्राट अशोक बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध धर्म के 3 रत्न को अपनाने वाला शासक है। इसी से और भाब्रू शिलालेख मिलता है राजस्थान की बीजक पहाड़ी से, राजस्थान में बीजक पहाड़ी से। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। भाब्रू के अंदर इन्होंने कहा है कि ये स्वयं क्या है, मगध के सम्राट, इन्होंने स्वयं को बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में सिक्कों को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता था? मौर्य काल में सिक्कों को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता था? ताम्र व कांसा, स्वर्ण व तांबा, स्वर्ण व चांदी या चांदी एवं ताम्र? बताइए। मौर्य काल के अंदर जो सिक्के थे बनाने के लिए याद रखिएगा किस धातु का उपयोग किया जाता था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मौर्य काल में, मौर्य काल के अंदर सिक्के बनाने के लिए याद रखिएगा मौर्य काल में सिक्के बनाने के लिए जिस धातु का प्रयोग करते थे वो है सोना और चांदी। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर है सी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा सोना वे चांदी। ठीक है, और मौर्य काल के अंदर सम्राट अशोक की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इनके द्वारा पंचमार्क सिक्के चलाए गए थे। पंचमार्क, पंच का मतलब होता है आघात करके, पंच मार के। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहां पर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके। याद रखिएगा सोना वे चांदी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस शासक ने सांची का स्तूप बनवाया था? अब ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। बताइए। सिक्कों के नाम मौर्य काल के अंदर सिक्कों का नाम था पण। नाम सुना कभी? चलिए बताइए इनमें से किस शासक ने सांची का स्तूप बनवाया था? बिंबिसार है, अशोक है, पुष्यमित्र है या हर्षवर्धन है? देखिएगा सबसे पहला तो यह है कि ये सांची का स्तूप है कहां पर। तो याद रखिएगा सांची का जो स्तूप है वो आपके एमपी के रायसेन जिले में। ये और थोड़ा सा याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, कहां पर है ये? एमपी के रायसेन जिले में। सांची का जो स्तूप है इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है? तो याद रखिएगा सम्राट अशोक द्वारा, और वो भी 3री शताब्दी, 3री शताब्दी में। ऑप्शन नंबर आपके सामने हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा बी। हाँ बिल्कुल, हैंगशांग जो है वो हर्षवर्धन के समय आया था, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अगला है आपके सामने मौर्य काल में भाग एवं बलि क्या थे? भाग और बलि थे सैनिक विभाग, धार्मिक अनुष्ठान, राजस्व के स्रोत या प्रशासनिक के विभाग? बताइए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। हाँ बताइए, मौर्य काल में भाग एवं बलि थे क्या? देखिएगा मौर्य काल के अंदर आप अक्सर पढ़ते हैं कि भूमि का जो मालिक था वो तो राजा था। भूमि का मालिक कौन था? याद रखिएगा राजा। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, भूमि का जो मालिक राजा था, जब फसल उत्पादन
जब बात फसल उत्पादन की आती, याद रखिएगा, और इस फसल उत्पादन के अंदर राजा का जो हिस्सा हुआ करता था, हिस्सा, इस हिस्से को भाग कहा जाता था। वापस समझिए, देखिए मौर्य काल के अंदर भूमि का जो मालिक है वो कौन था? राजा। उसके बाद में जब किसान उस भूमि पर फसल बोते थे और फसल जो उत्पादित होती थी उसमें जो राजा का हिस्सा हुआ करता था उसे कहा गया है भाग। और उसी प्रकार बलि भी एक प्रकार का क्या है? ये कर है और ये राजस्व स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख मिलता है? पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र, दिव्य अवधान, इंडिका या अशोक के शिलालेख। पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख निम्न में से किस में है? देखिए बात चल रही है पाटलिपुत्र के प्रशासन की, बताइए इनमें से। तो आप कहेंगे सर पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो उल्लेख है वो जिसके अंदर मिलता है वो है आपके इंडिका, याद रखिएगा। कौन सी बुक है वो? इंडिका बुक। और इसी इंडिका बुक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, मेगस्थनीज। इसीलिए तो आप अक्सर पढ़ते हैं कि मेगस्थनीज जो है इसे ही कहा जाता है आपके भारतीय इतिहास का जनक। पढ़ते हैं आप। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से किस शासक ने जल की आवश्यकता का ध्यान में रखते हुए गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था? बताइए। देखिएगा, पानी की, जल की आवश्यकता का ध्यान में रखते हुए गिरनार क्षेत्र, अब ये गिर और नार क्षेत्र गुजरात, ठीक है, गिरनार क्षेत्र गुजरात, इसी क्षेत्र के अंदर पानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए याद रखिएगा एक झील बनाई गई थी जिसका नाम है सुदर्शन झील, और ये एक कृत्रिम झील है। निर्माण के आधार पर झीलें दो प्रकार की होती है, एक तो कृत्रिम और एक होती है प्राकृतिक। जो प्रकृति की किसी घटना से बनती है वो प्राकृतिक झील है। ठीक है, हाँ, चलिए ठीक है। और सुदर्शन झील का जिसने निर्माण करवाया है वो कौन है? तो आप कहेंगे सर वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला है, इनमें से किसे रजुक रजुक कहा जाता था? गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, मौर्य शासन में अधिकारी, शक सेना में अधिकारी और चोल राज्य में व्यापारी। रजुक, देखिएगा वैसे ये जो रजुक है ये कौन था? तो याद रखिएगा मौर्य शासन में एक अधिकारी हुआ करता था और ये किस प्रकार की व्यवस्था को देखा करता था? याद रखिएगा रज्जुक का संबंध जिस व्यवस्था से था वह है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था से संबंधित मौर्य शासन में एक अधिकारी हुआ करता था जिसे बोलते थे रज्जुक। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन ये ऐसे भी बन सकता है कि मौर्य शासन में रजुक नामक अधिकारी का संबंध किस प्रकार की व्यवस्था से है? तो फिर वहां सामाजिक इस प्रकार से, याद रखिएगा न्याय व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए अगला देखिएगा। अगला है, सिकंदर के हमले के समय भारत पर इनमें से किस राजवंश का शासन था? सिकंदर के हमले के समय भारत पर इनमें से किस राजवंश का शासन था? बताइएगा। सुंग वंश, नंद वंश, कणव वंश या मौर्य वंश। अब आप सब जानते हैं कि सिकंदर का जिस समय
हमला भारत पर हुआ था वो टाइमिंग तो था 326 बीसी, और 326 बीसी के अंदर उस समय मगध में जो वंश था वो था नंद वंश। इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि कौटिल्य यानी कि चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त ने घनानंद को समझाया था कि सिकंदर आया है अटैक करने के लिए, लेकिन नहीं माना वो। तो अक्सर आप पढ़ते हैं कि नंद वंश के शासक भी कौन थे? घनानंद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है आपके सामने, बी इज करेक्ट आंसर। यहां पर गलती से मौर्य वंश मत कर देना, या कर दिया? मौर्य वंश नहीं करना है, याद रखिएगा नंद वंश था वो। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन थे, बताइए। बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन थे? ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त, दशरथ या अशोक। बताइए, बताइएगा। इनमें से कौन मौर्य शासक जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? बिंदुसार है, चंद्रगुप्त है, दशरथ है, अशोक है, या फिर 3 और 4 दोनों हैं? 3 और 4 का मतलब यह है कि इसे 1 नंबर, इसे 2 नंबर, इसे 3 नंबर और इसे 4 नंबर दिया गया। चलिए इसका आंसर आप बताइएगा। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं, अगले क्वेश्चन का आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक तो दशरथ जो कि सम्राट अशोक का पुत्र है, और एक याद रखिएगा सम्राट अशोक। ये दोनों ही ऐसे हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब आप कहेंगे सर बाकी वाले किसके थे? बिंदुसार तो आजीविक संप्रदाय को फॉलो करने वाले बंदे थे, और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म से संबंधित थे। हमने कहा था कि इन्होंने अपना अंतिम समय जैन संत जो है भद्रबाहु उनके साथ में मिलकर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया था। अगला, अगला है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ ग्रंथ है पाणिनि, सामने महाभाष्य, विशाख दत्त, यानी कि एक तरफ तो लेखक हैं और एक तरफ है आपके उनकी रचनाएं। विशाख दत्त की है मुद्रा राक्षस, मैगस्थनीज की इंडिका, अश्व घोष की बुद्ध चरित्र। आपको कमेंट करके बताना है, बड़ा अच्छा बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है,